हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 में साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो टाइम टेबल है वो आ चुका है, ठीक है। और देखा जाए तो आपके पास टाइम भी बहुत कम है, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है। तो आपके पास मिनिमम मान सकते हैं, तो दिसंबर का तो महीना छोड़ ही दीजिए, जनवरी को ले लीजिए, पूरा 1 महीना उधर बचा है और फरवरी में आपका पेपर होना है। कहने का मतलब 1 महीना आपके पास शेष बचा हुआ है। तो अभी जितने विद्यार्थी हैं या फिर सो रहे थे अभी तक, तो वो पढ़ाई-लिखाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जो साइंस के सबसे पहले 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो आने वाले हैं, उन क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है समतल दर्पण द्वारा निर्मित, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ये आपका क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या? एक। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एक से कम। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एक से अधिक। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? तो अनंत दिया गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर जो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का जो आवर्धन होगा वो हो जाएगा आपका एक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो ए वाला है, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है? कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शून्य। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या? अनंत। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 25 सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? -25 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने अपने पिछले जितने भी साइंस के क्वेश्चन बनाए हैं उसमें आपको बता रखा होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है? किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अवतल दर्पण। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? उत्तल लेंस दिया गया है मेरे भाई। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में सब क्वेश्चन को देखिए समझने की ज्यादा से ज्यादा आप लोग कोशिश किया करें। वैसे ये वाले तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप इसे चाहे रट सकते हैं या फिर समझ के याद करें, जैसा आपकी मर्जी हो, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है जिसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई? उत्तल दर्पण बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर चौथा। और क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या बोल रहा है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ कहने का मतलब ये पूछना चाहता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्वेश्चन काफी सरल है भाई, इसका हम लोग बिल्कुल आसानी तरीके से लगा सकते हैं। आप सभी लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भाई? यहाँ पर आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, सबसे पहले फोकस दूरी को हम दर्शाते हैं एफ से। तो एफ का मान जो हमसे है पूछ रहा है, यानी एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। कह रहा है वक्रता त्रिज्या कितना है? 32 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब आर की जो वैल्यू है वो हमें दे रखा है। तो आपका जो फार्मूला होता है वो होता है एफ बराबर, ठीक है, आर बाई टू। ये इसका फार्मूला होता है। तो एफ का मान तो हमें दिया नहीं, तो एफ को हम ज्यों का त्यों रखेंगे, ठीक है। और आर की वैल्यू हमें दिया गया कितना? 32 दिया गया, तो 32 रखेंगे। और बटे में है 2 है, तो 2 को नीचे कर देंगे। अब यहाँ से 2 से भाग दीजिएगा तो 2 से 16 बार में यहाँ पर कट जाएगा। तो 16 सेंटीमीटर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 16 सेंटीमीटर आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवे को, ठीक है, क्योंकि चौथा तो हो गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर पांचवे को आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवे में क्या बोल रहा है? कह रहा है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लाल रंग के लिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी दूसरे में दिया गया है पीले रंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बैगनी रंग के लिए। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? तो हरे रंग के लिए, ठीक है। तो देखिए कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे मतलब अधिक से अधिकतम होता है किसके लिए? तो बैगनी रंग के लिए। तो आप
अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक यानी अक्सर देखे जाते हैं, ठीक है? तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 6वें में आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6वें में कह रहा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 25 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन नंबर दूसरे में यानी बी में दिया गया 50 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 100 सेंटीमीटर पर और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो अनंत पर यानी अनंत पर, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगर स्वस्थ आँख के लिए मतलब अधिक से अधिकतम दूरी पूछा जाएगा तो अनंत आप बताना पड़ता है। यहाँ पर हमसे न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम न्यूनतम को हम लोग इंग्लिश में मिनिमम बोलते हैं, यानी कम से कम 25 सेंटीमीटर तक दिखेगा, ठीक है? तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7वें को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को। क्वेश्चन नंबर 7वें में क्या बोल रहा है? प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बैंगनी रंग के लिए, ऑप्शन नंबर दिया गया है क्या हरे रंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पीले रंग के लिए और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है लाल रंग के लिए भाई, ठीक है? तो देखिए प्रिज्म द्वारा विचलन का अधिकतम जो कोण होता है वो बैंगनी रंग के लिए होता है। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, उसका भी आंसर बैंगनी रंग का हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पर तो इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या बोल रहा है? कह रहा है प्रकाश का वेग निम्न में से न- किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? यानी प्रकाश का जो वेग होता है किस माध्यम में सबसे ज्यादा होता है यानी सबसे अधिक होता है, ये बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वायु, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जल, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कांच और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो निर्वात दिया गया है। तो देखिए प्रकाश का जो वेग अधिकतम होता है वो किस में होता है तो निर्वात में। बोलते हैं ना निर्वात में प्रकाश की चाल ऐसे करके। आई होप आप सभी को ये पता होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता कितना है। तो देखिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है? याद रखिएगा अच्छे से। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को यानी 9वें को। कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कूलाम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एम्पियर और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जूल, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है ओम दिया गया है। तो देखिए विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है यानी मात्रक जो होता है वो क्या होता है तो एम्पियर होता है। एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर आपको कहीं ए भी दिखेगा तो उसका मतलब एम्पियर हो जाएगा। मतलब हर जगह ए का मतलब एम्पियर नहीं होता है, ठीक है? ये भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वें में। क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक है। यानी देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम जो होगा आने वाला है वो आपके मात्रक से भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 1-2 क्वेश्चन आप लोग मात्रक से याद जरूर करके जाइएगा। तो कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ओम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ओम या मीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ओम मीटर, ठीक है? और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मीटर ओम दिया गया है। तो देखिए प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा। जिन विद्यार्थियों ने विज्ञान के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें अगर उन्होंने सॉल्व किया है तो अच्छे से उन्हें पता होगा, ठीक है? तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 9 गुना, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 3 गुना, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1/9 गुना और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1/3 गुना, ठीक है? तो देखिए किसी तार की जब लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना करने पर उसका जो प्रतिरोध होता है वो कितना गुना हो जाता है तो 9 गुना हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर इसका जो है ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? कह रहा है 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हमारा 4 n दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में देगा 4/n दिया गया। इसको एच मत समझिएगा, n है n, ठीक है? और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है n/4 दिया गया है यानी n/4। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या n मतलब 4n स्क्वायर यानी n 4 पहले है यानी 4 है n स्क्वायर है, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप जो 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तार समांतर क्रम में जब जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्या 4 बट्टे में n हो जाएगा, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर
बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 काफी इंपॉर्टेंट है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखने पर आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, यानी फुल नेम इसका बताइए। क्या बताएंगे, तो फुल नेम बताएंगे। इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। हमसे क्या पूछा है, डीएनए के दोनों तंतुओं में आपस में जोड़ते हैं क्या। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आयनिक बंध, ऑप्शन नंबर डी में दिया सॉरी सी में दिया गया है क्या, पेप्टाइन। यहाँ पे पेप आधा प है, इसको आधा प मान लीजिए, पेप्टाइन बंध। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सहसंयोजी बंध दिया गया है। ठीक है, तो देखिए डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी बंध बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन, ठीक है, निम्नलिखित में से किस तंतु में होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मेंढक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अमीबा, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है केचुआ। ठीक है, केंचुआ केचुआ जिसे बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया, तो हाइड्रा दिया गया है। क्या दिया गया मेरे भाई, तो हाइड्रा दिया गया है। तो देखिए मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस तंतु में होता है, तो हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो डी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था। आई होप आप सभी लोग ये चैप्टर तो काफी बढ़िया से पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो मेंडल जो है, यानी कहने का मतलब इसका ये हुआ कि मेंडल जो थे वो किस पौधे का जो है उपयोग किए थे, किस पौधे पर जो है प्रयोग किया था उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पपीता, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आलू, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है मटर, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, अंगूर दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा भाई कि मेंडल जो है मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर जो सॉरी क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका ऑप्शन नंबर इसका जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, एक पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को कहते हैं, यानी एक पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य यानी बीच वाले भाग को क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वर्तिका, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अंडाशय, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, तो अंड बोल सकते हैं या फिर बीजांड भी बोल सकते हैं आप। तो देखिए एक पुष्प के स्त्रीकेसर के जो मध्य भाग में यानी बीच वाले भाग में जो होता है उससे हम लोग बोलते हैं वर्तिका बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, किसी विलयन का पीएच मान 7 है, यह विलयन किस प्रकार का है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर आई बहुत अच्छे से पता होगा। आप सभी लोग जानते होंगे एक पीएच स्केल होता है। ठीक है, क्या होता है, एक पीएच स्केल होता है जिसमें से 0 से लेकर 7 तक के बीच में जितने भी विलेन का पीएच मान रहता है उसका जो पीएच मान होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। और जिसका 7 से लेकर 14 के बीच में होता है उन सभी को हम लोग बोलते हैं क्षारीय। ठीक है, ऐसे मान लीजिए किसी विलेन का पीएच मान 7 से अधिक है, सॉरी 0 से अधिक है लेकिन 7 से कम है। जैसे कि हम 4 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो उन सभी का जो विलेन का वो किस प्रकार का, अगर पूछा जाए किस प्रकार के हैं, तो वो बोला जाएगा अम्लीय है। अगर 7 से अधिक है लेकिन 14 से कम है तो वो हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। अगर वो 7 ही है तो उसका क्या हो जाएगा, तो उदासीन हो जाएगा। हमसे यही क्वेश्चन में पूछा है किसी विलेन का पीएच मान 7 है, यह विलेन किस प्रकार का है, तो विलेन ये होगा भाई उदासीन हो जाएगा। ठीक है, जिससे हम लोग न्यूट्रल भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, यानी VIMP क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 7,
और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 14 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए जल का यानी शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो कहने का मतलब जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, C2H6 का IUPAC नाम है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताने से पहले आप लोग इसका जो ये नाम है IUPAC, इसका पूरा नाम जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तभी तो हमको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे C2H6 यानी C2H6 है, इसका IUPAC नेम हो जाएगा एथेन हो जाएगा। एथेन यानी ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो एथेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है। अगर एक होता तो वो हमारा मेथ हो जाता, और जो हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हमारा एथेन जो मेथेन है ये वाला ऑप्शन सही होता। लेकिन यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, यानी मेथ के बाद एथ आता है, तो एथ हमारा दूसरा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, निम्न में से क्षारीय धातु है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सोडियम यानी बी Na। ऑप्शन नंबर दिया गया है दूसरे में बेरिलियम। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या, जिंक यानी Zn, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर पूछा है क्षारीय धातु। क्षारीय धातु यानी यहाँ पर सोडियम जो है एक प्रकार का क्षारीय धातु है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आपके 20 नंबर के एमसीक्यू जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा 20 नंबर का, क्योंकि बहुविकल्पी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप सभी को पता है, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे जो आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं। आप सभी को पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि अक्सर बच्चों को नहीं आ पाते हैं। तो चलिए उससे हम लोग समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक एमसीक्यू में अभी अभी करवाया है थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व, या फिर हल लिख सकते हो आराम से, बिल्कुल। अब देखिए हमसे क्या बोल रहा है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब सबसे पहले आप देखिए वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम लोग दर्शाते हैं यानी डिनोट करते हैं किससे, तो आर से। यानी आर बराबर हमको दे दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। फोकस यहाँ पर लिख दीजिए फोकस, फोकस। तो फोकस को हम लोग दर्शाते हैं एफ से, यानी एफ की वैल्यू जो है हमको पता ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि फोकस दूरी एफ बराबर त्रिज्या आर और बाई में होता है 2। तो एफ का तो हमें वैल्यू दिया ही नहीं है, तो आर की वैल्यू दिया गया है ना यहाँ पर 20। तो यहाँ पर रख दीजिए 20 और बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा 2। कहने का मतलब यहाँ एफ बराबर हो जाएगा 2 से आप कटा दीजिएगा, तो ये कितनी बार में कटेगा, 10 बार में। यहाँ पर सेंटीमीटर इसका मात्रक हो जाएगा, यानी एफ की वैल्यू जो होगी हमारा कितना निकल के आ गया, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल के आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पर लगाया जाएगा जो कि आपने समझा यहाँ पर अच्छी तरीके से। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा जो आपको वैल्यू दे रहा है सबसे पहले उसे नोट करना चालू कर दीजिए। पहले एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है, ज्ञात कीजिए। ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। ये हमने लिख लिया यहाँ पर सॉल्व। अब देखिए अब यहाँ पर आप लिख दीजिए दिया है। अब जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए दिया है। अब कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी को मैंने अभी बताया किससे दर्शाते हैं, एफ से। यानी आप दिखा दो एफ की जो हमें वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, 10 रखा है। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हम यहाँ पे रख देंगे।
ठीक है। कह रहा है आगे क्या कह रहा है, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यानी किस क्या चीज रखी है, वस्तु। वस्तु को हम किससे दर्शाते हैं, तो यू से दर्शाते हैं। और चाहे आपका उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण होता है, यू की वैल्यू हमेशा माइनस में ली जाती है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर हम माइनस में रखेंगे 20 और यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, वस्तु के प्रतिबिंब। वस्तु का प्रतिबिंब का मतलब, जैसे मान लीजिए ये हमारा पेन है, इसके जो नीचे ये प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे फिलहाल बन नहीं पा रहा है अच्छे से, यहाँ पे नीचे देखें ना, इसका प्रतिबिंब बन रहा है काला काला सा, उसी को प्रतिबिंब बोलते हैं, जिसे हम लोग अपने भाषा में, देहाती भाषा में परछाई बोल सकते हैं। अब ये लोग बोलते होंगे यही, ठीक है। तो ये रहा आपका, सॉरी एफ नहीं, यहाँ पे एफ नहीं होना चाहिए, ये हमारा भी हो जाएगा। तो भी का मान हमें जो है निकालना है इसमें, क्योंकि परछाई यानी कि प्रतिबिंब को हम लोग भी से दर्शाते हैं, आप सभी को पता होगा ये तो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर फार्मूले की। तो देखिए यहाँ पर हमसे दर्पण के फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है उत्तल दर्पण, यानी दर्पण वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा, क्या क्या लिखेंगे भाई, लिखिएगा दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र से। तो चलिए दर्पण वाला हम सूत्र लगा लेते हैं अच्छे से। तो हमको पता है हमारा जो फार्मूला होगा वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u, ये हमारा है फार्मूला। अब हम वैल्यू रखना चालू कर देंगे। तो यहाँ पर 1/f की वैल्यू हमें पता है कितना है, 10 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू नहीं पता तो जो कहते हो, प्लस 1/u की वैल्यू कितना दिया गया है, तो माइनस में दिया गया है 20, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस में 20 और इसे कर दीजिएगा कोष्टक में कर दीजिएगा। अब अगले स्टेप इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10, तो हमारा 10 ही रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1/v, यह प्लस ये माइनस ये प्लस, प्लस और माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर 1/20 हो जाएगा। ठीक, अगले स्टेप पे क्या करिएगा, जो 1/20 है इसको पंचांतर कर लीजिएगा, अभी समझिएगा कैसे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10, और ये जब इधर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर फिर लिखा जाएगा 1/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा ना, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1/v हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, इन दोनों का हमें लेना होगा लसा। तो जब 10 और 20 का लसा लिया जाएगा तो इसका जो लसा होगा वो 20 ही आएगा, और जब 10 से भाग हम 20 में देंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 से गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 का 2 हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 20 से जब भाग देंगे तो एक बार में, और 1 1 कम 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1/v हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए 2 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 3, और बट्टे में आपका हो जाएगा 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/v हो जाएगा। अब चूंकि हमें v का मान निकालना है तो v का गुणा इसमें कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और v हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 20 का गुणा 1 में कर देंगे तो 20 हो जाएगा केवल यहाँ पर। अब v की वैल्यू आपको निकालना है, तो v बराबर यहाँ पर लिखेंगे 20 और बटे में कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पर v बराबर 3 से भाग दीजिएगा, तो 3 छक लगभग 3 बार जाएंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा, भाग देगा चेक कर लीजिएगा। तो फिर जाएंगे यहाँ पर दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, तो जीरो मतलब दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ जाएगा। तो फिर 3 छक 18, 6 6 करके जाएंगे, तो कहने का मतलब 6.67 करके इसका आंसर आ जाएगा, लगभग में आप मान सकते हो। तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए इसका जो ये आंसर है, इसका आप इसके स्थान पे भी के स्थान पे इतना आप मत लिखो, आप लिखो इतना, ये भी बराबर 6.7, इतना केवल यहाँ पे आप लोग कर दीजिएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पर मैंने 6.7 इसलिए लिखा है क्योंकि आप जब भाग दीजिएगा तो आपका जो भाग होगा वो आएगा 6.666 करके ऐसे जाता रहेगा। तो हमने क्या किया है, 6 दशमलव को जम कर लिखा है, ये जो 6 रिपीट कर रहा है कई बार, तो इसको मैंने 6 में 1 बढ़ा दिया, ये हो गया 7। तो यहाँ पर आपका जो v की वैल्यू निकलेगा वो 6.7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, गलत फहमी में बिल्कुल भी ना रही, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 मीटर, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आगे लिखा है 2 सेंटीमीटर यहाँ पर लंबाई की एक वस्तु रखी है, बनने वाले
प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन में कह रहा है। तो चलिए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लिखिए सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद अब जो जो वैल्यू दिया गया उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी साफ साफ कह रहा है फोकस दूरी यानी एफ का मान। तो एफ का मान कितना दिया गया यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दिया गया है। आगे कह रहा है वाले अवतल दर्पण के सामने। अब देखिए अवतल दर्पण यहाँ पर बोल रहा है, तो यहाँ पर जो मान होगा वो माइनस में होगा क्योंकि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जब भी बोलेगा अवतल, ठीक है, तो वहां पर आपको वैल्यू माइनस में लेना पड़ेगा। आगे कह रहा है कि सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर यानी कोई वस्तु है, ठीक है, यानी वस्तु को हम किससे दर्शाते हैं, यू से। तो यानी यू की वैल्यू जो दिया गया है हमें माइनस में 30 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आप लोग सोचेंगे फिर ये दो क्या चीज है, फिर यहाँ पर जो दिया गया है 2 मीटर लंबाई, ये जो दिया गया है वो वस्तु की लंबाई दिया गया है, यानी वस्तु जो दर्पण के सामने 30 मीटर की दूरी पर 2 मीटर लंबाई जो है एक वस्तु रखी है, ठीक है। तो वस्तु की लंबाई को हम दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, तो ओ से दर्शाते हैं। आई होप आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो ओ बराबर हमको यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 2 मीटर दिया गया, सॉरी सेंटीमीटर दिया गया है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर रख देते हैं 2 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे हमसे पूछ रहा है बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब को आप सभी लोग पता होगा कि प्रतिबिंब को हम दर्शाते हैं किससे, भी से दर्शाते हैं। और इसके अलावा एक हमें वस्तु की भी लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा, वस्तु की नहीं, मतलब प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ पर वस्तु की लंबाई हमें दिया गया है, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना होगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई के लिए हमें क्या आई बराबर लिखना पड़ता है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें प्रतिबिंब की वैल्यू, उसके बाद उसकी लंबाई की वैल्यू, यहाँ पर इतना हमें ज्ञात करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दर्पण वाले सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं दर्पण, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण वाला सूत्र हमारा होता है 1/f बराबर 1/v प्लस में होता है 1/u होता है। तो 1/f की वैल्यू हमें दिया गया है माइनस में 15, यहाँ पर रख देते हैं माइनस में 15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u की वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर माइनस में दिया गया है 30 दिया गया है, तो यहाँ पर रख देते हैं माइनस में 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा इक्वल टू 1/v प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। और 1/30 को जब हम पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 में हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा प्लस में 1 यहाँ पर हो जाएगा 30 इज इक्वल टू में हो जाएगा 1/v हो जाएगा। अब इतना हो जाने के बाद इन दोनों का जब लस लिया जाएगा तो आपका इसका लस जो होगा वो 30 निकल के आएगा, ठीक है। 15 से जब हम भाग देंगे इसमें तो 2 बार में कटेगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस में 30 से भाग देंगे 1 बार में कटेगा और 1 कम 1 हो जाएगा इज इक्वल टू में हो जाएगा 1/v, ठीक है। आगे हो जाएगा इसका प्लस माइनस में हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा माइनस में यहाँ पर, और नीचे हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1/v हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप v की वैल्यू जब निकालोगे तो v की जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा माइनस में 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस में 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा v की वैल्यू रहा है। अब v की वैल्यू तो हमारा निकल चुका है, अब हमें i की भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो i की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक फार्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इतना जब आपका निकल जाए तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। आप इतना लिख लेना, ठीक है। क्या लिखेंगे, इस इतना मतलब ये भी की वैल्यू निकालने के बाद आप लिखना अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ऐसा आप लिख लेना। उसके बाद अब हमारा फार्मूला, मेन फार्मूला आ गया है कौन सा, आप एक जानते हैं, एक फार्मूला आपका होता है आई अपान में होता है ओ इक्वल टू माइनस भी अपान में होता है क्या, यू होता है, ठीक है। जिसमें से हमें आई की वैल्यू निकालना है तो आई को हम ज्यों का त्यों रखेंगे बटे ओ की वैल्यू हमको दे रखा है, ओ की वैल्यू आप देखेंगे वहां पर तो दे रखा है कितना 2 और बराबर है माइनस में भी, माइनस लिख दीजिए, भी की वैल्यू कितना दिया गया है, तो भी की वैल्यू अभी मैंने निकाला है कितना माइनस में 30, माइनस माइनस ये यहाँ पे पहले रख दीजिए माइनस में 30 अपान में यू है, यू की वैल्यू कितना दिया गया है तो माइनस में 30 दिया गया है।
तो यहाँ पे रख देते हैं माइनस में 30। तो ये माइनस में 30 और ये माइनस में 30 कैंसिल हो जाएगा अपने आप में। तो यहाँ पर 1 बचेगा और आई की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कुल मिला के माइनस में 2 और हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आई की भी वैल्यू मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। बस इतना आपको आराम से ज्ञात कर लेना है, बस ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, ठीक है। यह 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 5 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हल या फिर सॉल्व, आप जो भी चाहो लिख लो। तो यहाँ पर हल या फिर सॉल्व लिखने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, अब जो दिया गया होगा वैल्यू उसी को हम नोट करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश को हम किससे दर्शाते हैं, तो क्यू से दर्शाते हैं, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर क्यू की जो वैल्यू दिया गया वो दिया गया 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस में दिया गया है 19, ठीक है। ये हमारी किससे वैल्यू दिया गया है, तो ये है क्यू की वैल्यू, कूलम आप दिखा सकते हो। आगे क्या बोल रहा है, यह 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से दर्शाते हैं, यानी बी बराबर हमारा होता है चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र आपको दिया रहेगा तो आप समझिएगा कि बी की वैल्यू दिया गया है। तो वी की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 1000 दिया गया है। कितना दिया गया है, 1000 न्यूटन एम्पियर मीटर दिया गया है प्रति, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर, तो 30 डिग्री ये थीटा की हमें वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ पर दिखा दीजिए थीटा बराबर कितनी डिग्री, तो 30 डिग्री हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, 30 डिग्री के कोण पर 5 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वेग यानी ये हमें दिया गया है v की वैल्यू, ठीक है। और v की वैल्यू दिया गया है 5 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, जो भी दिया गया है, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल है, बल यानी फोर्स, फोर्स की गणना कीजिए, यानी एफ की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका एक बहुत अच्छा फार्मूला होता है, आप सभी को पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक अच्छा फार्मूला होता है, क्या होता है, एफ बराबर, ठीक है। तो एफ बराबर होता है बी क्यू, ठीक है, उसके बाद भी साइन थीटा, ये आपका फार्मूला है जिस पर बैठाना है। तो एफ का तो वैल्यू हमें ज्ञात करना है, एफ बराबर बी की वैल्यू दिया गया है कितना, 1.6, ठीक है। बी की वैल्यू हमें दिया गया है 100 दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 100 बना लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1000, यहाँ पर है ना, बी की वैल्यू 1000 इंटू क्यू की वैल्यू दिया गया है 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस में 19 दिया गया है, इंटू लगाइए। फिर v दिया गया है, तो v की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 5 गुणे 10 पे पावर 6 दिया गया है, इंटू इंटू में दिया गया है साइन थीटा, तो साइन है तो साइन को तो लिखना पड़ेगा आपको। थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, 30 डिग्री लिखा है, तो 30 डिग्री लिख देते हैं। तो यहाँ पर f बराबर, देखिए यहाँ पर 1000 लिखा है, अगर इसको आप घातांक के रूप में बदलना चाहें तो यहाँ पर आप 10 पे पावर लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, क्योंकि कितना जीरो, 1 2 3 है, इंटू यहाँ पर दिया गया 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस में 19 है, इंटू लगा दीजिए। और 5 इंटू 10 पे पावर कितना है, 6 है, इंटू साइन के 30 अंश की वैल्यू आप सभी लोग जानते होंगे 1/2 होता है, ठीक है। अगर आप मैथ्स पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको पता होना चाहिए। तो एफ बराबर, अब इसका घातांक और घातांक का यहाँ पर योग हो जाएगा। जब योग करेंगे तो ये प्लस में, यानी ये जो 3 है इसके प्लस में जुड़ जाएगा यहाँ पर। समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है, इस बात को आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पर या तो ऐसा आप कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो आपका ये 10 पे पावर 3 और यहाँ पर 5 गुणे 10 पे पावर 6 जो है, तो इसको अगर हल करेंगे या सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये 5 को तो 5 ही आपको लिखना होगा, 5 इंटू इसका 10 पे पावर है कितना, 6 है,
और ये प्लस में हो जाएगा आपका 3, और इंटू में दिखा दीजिए 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस में 19 हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। तो f बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 10 पे पावर कितना 6 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा, इंटू में 1.6 गुणे 10 पे पावर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 19 हो जाएगा, इंटू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे तो आगे देखिए क्या होगा। तो फिर यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं भाई, f बराबर, ठीक है, f बराबर हो जाएगा, अब 16 का 5 में गुणा करेंगे तो 16×5 यहाँ पर 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 का मतलब हो जाएगा 8.0 हो जाएगा, यही तो होगा 80 का मतलब, इंटू हो जाएगा। अब देखिए इसका घातांक में माइनस में 19 दिया तो माइनस में 19 रख दीजिए, और प्लस में ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू में दिखा दीजिए 1, और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर f बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर जीरो का मतलब नहीं, हम केवल 8 को ही यहाँ पर दिखा देंगे क्योंकि जीरो के बाद उसका खत्म ही हो जाता है वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 पे पावर 19 माइनस में लिखा है और ये प्लस में है, तो ये घट जाएगा तो माइनस में यहाँ पर गुणा के 10 बचेगा, और ये 2 का गुणा नीचे कर देंगे तो यहाँ पर गुणा क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, f बराबर 2 से जब भाग देंगे तो 2 से 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 गुणे 10 पे पावर माइनस में यहाँ पर 10 हो जाएगा, और इसका जो मात्रक होता है फोर्स यानी बल का मात्रक जो होता है वो होता है क्या, न्यूटन होता है भाई, न्यूटन होता है। तो एफ की वैल्यू मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। यही हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।